हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है पाप सीरीज लेसन नंबर 3 में। देखिए, पाप सीरीज का आपका तीसरा लेसन है। पाप सीरीज का मतलब होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस एंड प्रिपरेशन। अब देखिए, इसका सॉल्यूशन पीडीएफ जो होता है 10 सिलेक्शन रूल टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट में अपलोड कर दिया जाता है। और इसी लेसन से संबंधित आपको एमसीक्यू जो है 10 सिलेक्शन रूल एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई सजेशन होगा, कोई फीडबैक होगा, कोई डाउट होगा तो यहाँ पर आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए। अब देखिए, क्या कुछ बच्चा का कहना क्या था कि सर 2 क्वेश्चन लिए थे, थोड़ा डिटेल ज़्यादा बताते हैं तो थोड़ा क्या होता है, बोरिंग टाइप हो जाता है। तो थोड़ा सा अगर क्वेश्चन की संख्या बढ़ा देते ना, अलग अलग टॉपिक लेते हैं, थोड़ा कम कम बताते तो ज़्यादा कंफर्टेबल होता है हम लोग को डाइजेस्ट करना। तो यहाँ पर से क्या करेंगे कि देखिए, थोड़ा सा हम जो आप लोगों को फीडबैक है ना उसको हम शामिल करते चलेंगे। तो सुनिए, हुआ क्या कि अभी जानते हैं 2-4 दिन दोस्त क्या होगा कि बोल सकते हैं कि आप जो भी बताइएगा ना उसको हम शामिल करने का प्रयास करेंगे। और फिर बोल सकते हैं कि 5 से 8 दिन के अंदर में क्या हो जाएगा कि एक हम लोग को पता चल जाएगा कि किस तरह से किया जाए ताकि आपके लिए भी दिक्कत ना हो, मतलब कि सुनने में समझने में, और साथ ही हमको भी पढ़ाने में कोई समस्या आपको ना हो। होता है क्या ना कि देखिए, बच्चा चाहते हैं कि टिकटॉक ऐसा पढ़ाई करे, उस तरह से पढ़ाई से यार दोस्त सही बोली तो सिलेक्शन होता नहीं है। लेकिन जाहिर सी बात है कि आप लोग के लिए बनाया जा रहा है, जैसा आपको बेनिफिट करेगा उस अनुसार हम यहाँ पर क्या करेंगे, चलाएंगे। अगर लगता है कि नहीं ज़्यादा हो जाता है तो थोड़ा कम इन्फॉर्मेशन देंगे। तो आज क्या है कि थोड़ा सा हम कम इन्फॉर्मेशन देंगे, लेकिन क्या है कि आपको नंबर ऑफ प्रश्न क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। तो चलिए देखिए दोस्त, एक क्वेश्चन पूछा गया था आपको एसएससी सीजीएल एग्जाम में, प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ हुआ था। तो देखिए, प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा गठन हुआ था आपको लखनऊ में हुआ था। और कब हुआ था? 1936 में हुआ था। ठीक है। अभी पूछेगा इसका प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम अध्यक्ष कौन थे आपको? स्वामी सहजानंद। क्या ले? स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद सरस्वती थे इसका प्रथम अध्यक्ष थे। लेकिन नहीं बोलेगा कि इसका प्रथम आपका सचिव कौन थे। सचिव कौन थे? तो कौन थे? एन.जी. रंगा। एन.जी. रंगा इसका प्रथम सचिव थे। अब ध्यान रखिएगा कि आपका दयानंद, क्या बोले आपको? दयानंद सरस्वती अलग हैं। ये दयानंद सरस्वती क्या है कि धर्म सुधार आंदोलन से क्या है जुड़े हुए हैं। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना किया था। तो इनके बारे में कभी हम बाद में आपको डिस्कस कर देंगे। ठीक है ना। यहाँ पर आते हैं, पूरा फोकस करते हैं इस पर। अब देखिए, जो प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा, इसका कहानी क्या था, उसका कहानी समझाते हैं। देखिए, चलिए, हुआ क्या था कि चंपारण में क्या हुआ था कि 1917 में महात्मा गांधी का आंदोलन हुआ था। एक किसानों को लेकर के आंदोलन था, तिनकठिया सिस्टम को खत्म करने का आंदोलन था। ये क्या हुआ कि आंदोलन सफल रहा, तो देखा देखी क्या हुआ कि पूरे भारत में किसान आंदोलन क्या हो गया, शुरू हो गया। उसी क्रम में क्या होता है कि ये आपका समझिए, ये उत्तर भारत की बात करते हैं। यहाँ से नेतृत्व करते हैं कौन आपको? स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद सरस्वती करते हैं। और नीचे से कौन? दक्षिण भारत से कौन आपको? ये करते हैं एन.जी. रंगा। एन.जी. रंगा, समझिए कि ये एन.जी. रंगा थे ना, जब महात्मा गांधी चंपारण पहुँचे थे नील किसानों के जो समस्या को देखने के लिए, तो यहाँ पर एन.जी. रंगा ने उसका विरोध किया था। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि चंपारण सत्याग्रह में जो महात्मा गांधी किसानों का नेतृत्व करने गए थे तो कौन विरोध किया था? एन.जी. रंगा ने विरोध किया था। अब होता क्या, यहाँ देखिए, स्वामी जो सहजानंद सरस्वती है ना, ये क्या है? एक संत थे। ये क्या थे आपको? संत थे। कहाँ के थे? यूपी के थे। लेकिन कहाँ पर व्यतीत कर रहे थे जीवन आपका? बिहार के बिहटा में। क्वेश्चन पूछा गया कि इनका आश्रम कहाँ था? बिहार के बिहटा में था। अब देखिए, संत थे, लेकिन देखिए किसानों की समस्या है, तो किसानों को समस्या के लिए क्या किया इन्होंने? 1929 में स्थापित किया बिहार में बिहार प्रांतीय किसान सभा। बिहार प्रांतीय किसान सभा। हालांकि सुनिएगा, बिहार में किसान सभा नाम के संगठन क्या था? पहले से ही बना था। ठीक ना। लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या किया, या इसको हम बता ही देते हैं। देखिए, सर्वप्रथम क्या बना कि देखिए, किसान सभा की बात करते हैं। किसान सभा, इसका स्थापना 1922 के आसपास में क्या हुआ था कि मोहम्मद जुबैर, क्या बोले? मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण, यही श्री कृष्ण क्या बनते हैं? बाद में बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं। लेकिन इस समय इनका बड़ा कद नहीं था, तो इन्होंने दोनों मिल करके 1922 में क्या किया, स्थापना किया, क्या आपका बोल सकते हैं कि किसान सभा का। यही संगठन 1928 में इसका नाम चेंज होकर बन गया क्या? किसान, आपको बिहार किसान सभा। क्या हो गया? बिहार किसान सभा इसका क्या हो गया? नाम हो गया। ठीक है। और यही देखिए क्या है कि इससे कोई बड़ा नेता जुड़ेगा तब तो आंदोलन जोड़ पकड़ेगा। तो उसमें स्वामी सहजानंद सरस्वती जब जुड़ते हैं तो इसी शब्द में जुड़ जाता है बिहार प्रांतीय किसान सभा जुड़ जाता है। 1929 में इसका स्थापना करते हैं। कहाँ पर आपको? सोनपुर में। आपने सोनपुर का नाम सुना होगा, ये हाजीपुर में है, गंडक नदी किनारे लगता है, हाजीपुर में है, गंडक नदी के किनारे लगता है। ये एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। यहीं पर उन्होंने क्या किया, स्थापना किया था बिहार प्रांतीय किसान सभा का। और साथ ही क्या है, एक हुंकार नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था। ठीक है। और फिर क्या हुआ, बाद में बोला कि ऐसा करते हैं
कि उत्तर भारत से हम आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं और दक्षिण से एनजी रंगा, अगर दोनों को मिला दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा, एक अखिल भारतीय स्तर पर आंदोलन खड़ा होगा किसानों का। इसके लिए क्या किया उन्होंने, आपको 1936 में क्या किया, लखनऊ में दोनों मिला और वहाँ बनाया क्या, ऑल इंडिया किसान कांग्रेस बनाया। इसी का नाम बाद में चेंज होकर क्या हो गया, अखिल भारतीय किसान सभा पड़ गया, ऑल इंडिया किसान आपको सभा पड़ गया, कोई दिक्कत नहीं। आप ये भी देखिएगा कि 1937 में होने वाला था आपको भारत में प्रांतीय चुनाव होने वाला था, तो किसान का वोट चाहिए कांग्रेस को, तो कांग्रेस क्या करता है कि अपना नज़दीकी मतलब बोल सकते हैं किसानों के साथ नज़दीकी दिखाने के लिए 1936 में क्या करता है, लखनऊ में अपना अधिवेशन करवाता है, ठीक ना। और यहाँ पर क्या होता है कि इस अधिवेशन में आपका बोल सकते हैं कि अध्यक्षता करते हैं कौन, नेहरू जी। कौन नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। देखिएगा मोतीलाल नेहरू 1928 के बाद दिखाई नहीं देंगे, बस क्या है कि यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू की हम बात करते हैं, जवाहरलाल की बात करते हैं। और जवाहरलाल नेहरू इस अधिवेशन में बोलते हैं किसानों की समस्या के ऊपर काम किया जाएगा, और साथ ही भी बोलते हैं कि भारत की समस्या का अगर कोई दूर कर सकता है तो क्या समाजवाद दूर कर सकता है। तो एक क्वेश्चन पूछा गया है, किसने कहा था कि भारत की समस्या को कौन दूर कर सकता है, समाजवाद दूर कर सकता है, और कौन देशों ने कहे थे, लखनऊ अधिवेशन में। फिर देखिए 1937 में जब कांग्रेस का फिर से अधिवेशन होता है तो एक गाँव में किया जाता है, फैजपुर में। इसका भी अध्यक्षता करते हैं जवाहरलाल नेहरू, और यहाँ पर उद्देश्य ये रहता है किसानों से यह बताया जाए कि हम आपके साथ हैं और उनका वोट लेना है। और जब चुनाव में जीत जाते हैं उसके बाद क्या होता है, किसानों की समस्या के ऊपर कांग्रेस कोई काम करता नहीं है। तब स्वामी सहजानंद सरस्वती क्या करते हैं, कांग्रेस को कांग्रेस से जो नज़दीकी रहता है उसको छोड़ देते हैं। अब बाद में क्या होता है कि जुड़ जाते हैं क्या, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से क्या होते हैं, आपको जुड़ जाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया इसलिए बोल रहे हैं, है ना। तो कहानी क्या है सुनिएगा, क्या क्या हुआ कि चंपारण में पहले सत्याग्रह हुआ, किसान आंदोलन सफल रहा। उसके बाद क्या हुआ कि बिहार में 1922 में मोहम्मद जुबैर सिद्दीकी द्वारा पहले किसान सभा की स्थापना हुआ, बाद में इसी में नाम जुट गया क्या, बिहार किसान सभा हो गया, बिहार जुट गया तो 1928 में, है ना। और जब यही हो गया 1929 में तो इसको बन गया बिहार प्रांतीय किसान सभा, और इसको बनाया कौन, आपको स्वामी सहजानंद सरस्वती। कहाँ, सोनपुर में, हाजीपुर में पड़ता है, गंडक नदी किनारे, ठीक ना। और बाद में क्या हुआ कि दक्षिण भारत से एनजी रंगा और उत्तर भारत से स्वामी सहजानंद सरस्वती आए, कहाँ मिले, लखनऊ में। एक अधिवेशन बना, एक संगठन बनाया, प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कर लिया, ठीक है। तब बोलता है कि प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ हुआ था, तो बताइए कहाँ हुआ, आपको लखनऊ हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। तो इतना आप याद कीजिएगा, बहुत ज़्यादा क्या है आवश्यक है। अब देखिए यहाँ कन्फ्यूजन होगा तो ऐसे करना है, किसान सभा, फिर यही में बिहार किसान सभा 1928 में, और फिर बिहार प्रांतीय किसान सभा। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण इसमें ए है, ए वाला है, ई वाला उतना महत्वपूर्ण आपको 1928 वाला नहीं है, लेकिन ए वाला क्या आपको बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखिएगा। 1929 वाला बिहार प्रांतीय किसान सभा। आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि चाय और कॉफ़ी कौन सा मिट्टी में उगाया जाता है। तो देखिए चाय की बात करते हैं या कॉफ़ी की बात करते हैं तो यह कौन सा मिट्टी में होता है, तो ये होता है आपको लेटेराइट मिट्टी में होता है। क्या होता है, लेटेराइट मिट्टी होता है। और देखिए भारत में अगर चाय की बात करते हैं तो सबसे अधिक कहाँ होता है, आसाम में होता है, बिहार दुर्गा में आपको बोल सकते हैं। 3-4 बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में सबसे अधिक चाय कहाँ होता है, आसाम में होता है। और कॉफ़ी कहाँ होता है, कॉफ़ी होता है आपको कर्नाटक में। लेकिन यहाँ समझिएगा, अब पूछिएगा कि चाय जो होता है विश्व में सबसे अधिक कहाँ होता है, तो चीन में। कहाँ होता है, आपको चीन में सबसे अधिक चाय होता है। अब देखिए चाय का शुरुआत पूछेगा, बोलेगा चाय का आपका शुरुआत, बोले क्या बोलेगा, शुरुआत कहाँ से हुआ, तो शुरुआत भी कहाँ से हुआ, आपका चीन से ही हुआ। कहाँ से हुआ, चीन से हुआ। अब बोलेगा कि भारत में इसको कौन इंट्रोड्यूस किया था, तो भारत में कौन, चीन ने इंट्रोड्यूस किया था। हालांकि देखिए और भी कई चीज़ सुनते होंगे, आलू की बात करते हैं, तंबाकू की बात करते हैं, आपने सुना होगा, या बात करते हैं गन्ना की बात करते हैं, पपीता की बात करते हैं, अनानास की बात करते हैं, नानस की बात करते हैं, प्रिंटिंग प्रेस की बात करते हैं। ये सब भारत में कौन इंट्रोड्यूस किया था, तो कौन, आपको पुर्तगाली। सब याद रखिएगा, को सब क्वेश्चन पूछा गया है, पुर्तगाली ने इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, आपको चाय बोला गया, तो चाय चीन से आया है और भारत में इंट्रोड्यूस किया था आपको भारत में इंट्रोड्यूस कौन किया था, यहाँ तो मिस्टेक हो गया। यहाँ पर देखिए पूछेगा कौन, तो यहाँ पर कौन, ब्रिटेन को लेकर के आया था, आपको ब्रिटेन। मतलब भारत में चाय कहाँ से आया है, आपको चीन से आया है, लेकिन कौन भारत में रोपवाया था, तो कौन, ब्रिटेन। और जानते हैं उत्तराखंड में एक बार एग्जाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि उत्तराखंड में चाय का बीज किसके द्वारा लाया गया था, तो किस द्वारा लाया गया था, ब्रिटेन द्वारा लाया गया था। कहाँ से लाया गया था, चीन से लाया गया था, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि चाय फसल के जानते हैं किस तरह का आपको मिट्टी चाहिए, इसमें मिट्टी तो लेटराइट चाहिए, लेकिन अगला क्वेश्चन पूछेगा कि चाय जो होता है इसके लिए किस तरह का आपको ज़मीन चाहिए, तो ज़मीन क्या चाहिए, ढालू। ढालू मतलब क्या हो गया, पहाड़ी टाइप का। ढालू मतलब क्या हो गया, ढलान।
मतलब स्लोप ज़मीन चाहिए। इसका मतलब क्या है कि देखिए इसमें पानी तो चाहिए, मतलब पानी हर दिन चाहिए, पानी चाहिए, लेकिन पानी जमना नहीं चाहिए। अगर पानी जम जाएगा ना तो क्या हो जाएगा, आपको सड़ जाएगा। क्या हो जाएगा, सड़ जाएगा। इसलिए देखते हैं कि चाय क्या होता है, आपको पहाड़ी इलाका पे होता है। जैसे अगर भारत की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या होता है कि पश्चिम बंगाल में क्या होता है, दार्जिलिंग है, यहाँ पर क्या बोलते हैं आपको असम में होता है, फिर यहाँ पर नीलगिरी पहाड़ी है, यहाँ पर आपको चाय होता है ना। अब ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर क्या होता है, जो असम में वर्षा होता है उसको चाय वर्षा, क्या बोलते हैं आपको, चाय वर्षा कहा जाता है। क्वेश्चन पूछेगा कि चाय वर्षा कहाँ होता है, तो चाय वर्षा कहाँ होता है, असम में होता है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए जैसे यहाँ बोले कि इसके लिए स्लोप चाहिए, ऐसे ही एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा फसल के लिए, कौन सा फसल के लिए आपको जो चाहिए आपका जो है उसमें पानी क्या है, पानी लगना चाहिए, पानी क्या है आपको, पानी जमाव चाहिए, पानी जमाव, इसको बोलते हैं वाटर लॉगिंग। क्या बोलते हैं, वाटर लॉगिंग। किसके लिए वाटर लॉगिंग चाहिए, तो जानते हैं आप धान को देखिएगा, धान में क्या होता है कि पानी आपको जमा रहता है, तो यहाँ धान के या बोल सकते हैं चावल के लिए क्या होता है, आपको वाटर लॉगिंग की आवश्यकता पड़ता है। हो गया। अब चलिए, अब देखना क्या है, इसमें और भी कई सारा मिट्टी है, जलोढ़ है, काली है, शुष्क है, तो इसके बारे में समझा देते हैं। देखिए क्या है, पहले मिट्टी के बारे में थोड़ा समझ लीजिए जल्दी से। देखिए मिट्टी कई प्रकार का होता है। ऐसा तो मिट्टी क्या होता है, एक होता है उपजाऊ, क्या होता है, एक आपको उपजाऊ एक मिट्टी होता है, एक क्या होता है अनउपजाऊ, अनउपजाऊ, उपजाऊ मतलब कि एक होता है जिसमें क्या होता है आपको ज़मीन क्या है उसमें उर्वरा शक्ति है तो उसको उपजाऊ बोलते हैं, ठीक ना। एक होता है अनउपजाऊ, इसको बोलते हैं बंजर। क्या बोलते हैं आपको, बंजर। जो ज़मीन उपजाऊ नहीं उसको क्या बोलते हैं, बंजर बोलते हैं। हो गया। और जो उपजाऊ इसे क्या बोलते हैं, फर्टाइल। क्या बोलते हैं, फर्टाइल बोलते हैं। लेकिन बाद में क्या होना कि मिट्टी को क्या हुआ कि इसको बांटा गया। एक हमारे यहाँ संगठन है ICAR, ये क्वेश्चन पूछेगा, इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर एंड रिसर्च, एंड आपको रिसर्च इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर एंड रिसर्च। एग्रीकल्चर के फील्ड में रिसर्च में इसको निकलता है। इसका स्थापना 1929 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है आपको, नई दिल्ली में। दिल्ली लिख देते हैं, दिल्ली में। अब देखिएगा, भुला जाइएगा तो याद रखिएगा कि 1929 में यह घटना हुआ था, उसको बोलते हैं वैश्विक आर्थिक महामंदी। वैश्विक आर्थिक महामंदी, इसी को बोलते हैं द ग्रेट डिप्रेशन। क्या बोलते हैं, द ग्रेट डिप्रेशन बोलते हैं। ये अमेरिका और पूरा बोल सकते हैं यूरोप में आया था, 1929 में आया था। तो 1929 में इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर एंड रिसर्च की स्थापना हुआ। ये भारतीय मिट्टी को कितना भाग में बांटा है, 8 भाग में। कितना भाग में, 8 भाग में बांटा है, ठीक है। अब देखिए ये आपको याद होगा 8 भाग में बांटा है। अब देखिए इसमें जो प्रमुख मिट्टी होता है ना, समझिए क्या होता है, यहाँ पर समझाते हैं। देखिए जो आपको नदी किनारे बोलते हैं कि आपको जो जो क्या होता है नदी किनारे होता है उसको बोलते हैं क्या, जलोढ़। क्या बोलते हैं आपको, जलोढ़ मिट्टी। अब देखिए जलोढ़ मिट्टी को ही नाम क्या है, एलुवियल। क्या बोलते हैं, एलुवियल सॉइल बोलते हैं। इसी क्या बोलते हैं, दोमट मिट्टी बोलते हैं। इसी क्या बोलते हैं, कछारी। मतलब देखिए जलोढ़ मिट्टी का नाम क्या है, जलोढ़ मिट्टी, दोमट मिट्टी, कछारी मिट्टी। इसका निर्माण कहाँ होता है, नदी द्वारा। नदी जब आता है ना, तो नदी जब बाढ़ लेकर के आता है ना, तो उसके द्वारा मिट्टी बनता है, उसे बोलते हैं जलोढ़ मिट्टी। अब जलोढ़ मिट्टी क्या होता है कि 2 तरह का होता है। एक तो क्या होता था पुराना जलोढ़ मिट्टी, पुराना। एक क्या होता है आपको, नया होता है जलोढ़ मिट्टी। तो पुराना जलोढ़ मिट्टी क्या बोलते हैं, बांगर। क्या बोलते हैं, बांगर। ये थोड़ा सा देखिए जितना भारत में मिट्टी होगा ना, सबसे ज़्यादा उपजाऊ क्या होगा आपको, जलोढ़ मिट्टी ही होगा। लेकिन उसमें भी क्या है कि पुराना हो जाएगा, एक अगर नया, तो नया को बोलते हैं खादर। एक क्या होता है ज़्यादा उपजाऊ, अब बांगर क्या होता है थोड़ा सा कम उपजाऊ। ये क्या होता है, ज़्यादा उपजाऊ होता है। बोलेगा कि नदी द्वारा जो हर साल बाढ़ द्वारा जो मिट्टी ले जाता है, जलोढ़ मिट्टी, लेकिन वहाँ जलोढ़ ना रहेगा, क्या रहेगा, खादर। अब बांगर रहेगा तो क्या बनेगा, खादर बनाएगा। अब देखिए क्या होता है, जलोढ़ मिट्टी क्या होता है, भारत के सबसे अधिक बोल सकते हैं कि 40 से 43% एरिया में क्या होता है, जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। पूछा गया क्वेश्चन कि भारत में सबसे अधिक क्या होता है, जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। देखिए गंगा यमुना के दोआब की यहाँ पर बात करते हैं, है ना, नदी किनारे पाया जाता है। फिर यहाँ देखिए जो पूर्व तटीय इलाका में, एक क्वेश्चन पूछा गया कि पूर्व तटीय इलाका में कौन मिट्टी पाया जाता है, तो आपको जलोढ़ मिट्टी ही पाया जाता है। सबसे अधिक कौन मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। अब क्या है, जो गंगा यमुना क्षेत्र क्या है कि विश्व का सबसे अधिक उपजाऊ क्षेत्र में, इसलिए आप देखते हैं कि इस एरिया में जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा आपको होता है, क्योंकि खाने के लिए पर्याप्त अन्न मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता। अब अगला समझिए, एक तो पहला क्या होगा, जलोढ़ मिट्टी। अब पूछे कि भारत में जो दूसरा प्रमुख मिट्टी कौन होता है, तो देखिए पहला तो हो गया जलोढ़ मिट्टी, याद करना है आपको क्रम। दूसरा क्या होता है कि लाल मिट्टी। देखिए लाल मिट्टी क्या है कि आपको देखिए दक्षिण भारत में आपको दिखाई दे रहा है, प्लस क्या है कि देखिए इधर पूरा फैला हुआ है, यहाँ देखिए क्या है कि आपको इधर भी फैला हुआ है। ये सब क्या है, आपको लाल मिट्टी है। तो क्वेश्चन पूछेगा सजाने के लिए कि पहला कौन मिट्टी, तो पहला क्या बोल दिया आपको, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी हो गया, नंबर 1 हो गया।
दूसरा कौन हो गया? तो कौन हो गया? लाल मिट्टी। कौन हो गया आपको? लाल मिट्टी हो गया, इसी को रेड सॉइल बोलते हैं। तीसरा कौन हो गया? तो ई आपको दिखाई दे रही वाला, ये क्या हो गया आपको? काली मिट्टी। क्या हो गया आपको? काली मिट्टी। तो ये तीनों का नंबर याद करना, सबका आप नंबर याद नहीं कर सकते, इतना याद रखिएगा, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, है ना, इतना आपको याद रखना है। अब देखिए क्या है कि जलोढ़ मिट्टी किसके लिए उपयोगी होता है? तो जलोढ़ मिट्टी में क्या होता है आपको? धान होता है, धान होता है, गेहूँ होता है ना, लेकिन मुख्य रूप से क्या होता है आपको? धान। क्या होता है यहाँ पर आपको? धान होता है, कोई दिक्कत नहीं। लेटराइट मिट्टी में मुख्य रूप से क्या होता है? सॉरी, ये तो लाल मिट्टी हो गया ना, लाल मिट्टी ज़्यादा उपजाऊ नहीं होता है, लाल मिट्टी ज़्यादा उपजाऊ नहीं होता है। अब यहाँ पर बात करते हैं काली मिट्टी। देखिए काली मिट्टी होता है ना कि भारत का सबसे क्या है? उपजाऊ मिट्टी। यहाँ पर लिख देते हैं कि बाबू, हाँ ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्या बोले कि जो अब काली मिट्टी होता है, क्या बोले आपको? काली मिट्टी, इसी को बोलते हैं क्या? ब्लैक सॉइल। क्या बोलते हैं? ब्लैक सॉइल बोलते हैं, ब्लैक सॉइल, ठीक ना। ये क्या होता है कि सबसे पुराना मिट्टी है, और सबसे पुराना होगा तो सबसे ज़्यादा क्या होगा? परिपक्व होगा, परिपक्व, पुराना आदमी परिपक्व होता है। लेकिन जलोढ़ मिट्टी क्या है कि नया मिट्टी है, तो ये सबसे कम परिपक्व होगा। पूछेगा सबसे नवीन कौन होता है? जलोढ़ होता है। सबसे पुराना कौन होता है आपको? काली मिट्टी होता है। और देखिए दक्षिण भारत आप ये भी पढ़े होंगे कि ये क्या है? बना हुआ है आपको ज्वालामुखी क्रिया से। क्या आपको? ज्वालामुखी क्रिया से क्या है आपको बना हुआ है? आपको दक्कन का पठार, इसको दक्कन का पठार बोलते हैं, दक्षिण भारत बोलते हैं। तो इसका मतलब ये भी हो गया काली मिट्टी किससे बना है? ज्वालामुखी क्रिया से। अब यही पढ़ेंगे ज्वालामुखी क्रिया के दौरान क्या होता है कि बेसाल्ट चट्टान का फॉर्मेशन हुआ था, और बेसाल्ट चट्टान जब टूटा फूटा है तो क्या बोलते हैं? काली मिट्टी कहते हैं। इसी को बोलते हैं कई बार क्या? लावा मिट्टी। तो बोलिए काली मिट्टी क्या बोलते हैं? एक तो बोलते हैं ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित मिट्टी, एक बोलते हैं बेसाल्ट चट्टान से निर्मित मिट्टी, एक बोलते हैं लावा मिट्टी बोलते हैं। यह लावा के प्रक्रिया द्वारा बनता है, इसी को बोलते हैं रेगुर मिट्टी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, रेगुर मिट्टी किसे बोलते हैं? इसी को कहा जाता है, काली मिट्टी को कहा जाता है। अगला फिर क्या समझना है कि काली मिट्टी में क्या होता है ना कि कॉटन, क्या बोले आपको? कॉटन जो होता है, कॉटन सुत्ती को बोलते हैं, ठीक ना। तो कॉटन क्या होता है इसमें आपको अच्छा खासा होता है। अब कॉटन क्या होता है? काली मिट्टी में होता है। अब जानते हैं पूछेगा कि कॉटन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन है? तो काली मिट्टी। अच्छा कॉटन को क्या बोलते हैं आपको? व्हाइट गोल्ड। क्या बोलते हैं आपको? व्हाइट गोल्ड कहा जाता है, सफ़ेद सोना। क्या कहते हैं? सफ़ेद सोना। अगर पूछेगा फसल में तो सफ़ेद सोना को बोलते हैं आपको, कॉटन को बोलते हैं। लेकिन यही अगर पूछेगा कोई मिनरल को पूछेगा तो प्लेटिनियम। क्या होता है आपको? प्लेटिनियम को बोलते हैं कि आपको व्हाइट गोल्ड। तो व्हाइट गोल्ड किसे किसे बोलते हैं? एक तो प्लेटिनियम को बोलते हैं, एक किसे बोलते हैं आपको? कॉटन को कहा जाता है, ठीक है। अब जानते हैं एक जब काली मिट्टी होता है ना तो क्या होता है, देखिएगा ध्यान से। तो जब क्या होता है सूखा रहता है, सूखा रहता है तो एकदम रहेगा भूर-भूरा। क्या रहा है आपको? भूर-भूरा रहेगा, लगेगा अपने से जोतल है। तो इसे बोलते हैं क्या? स्वतः जुताई मिट्टी। सबसे स्वतः जुताई मिट्टी से कहा जाता है, स्वतः जुता हुआ है। जब ये भीग जाता है तो क्या होता है आपको? चिपचिपा। क्या होता है आपको? चिपचिपा हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। इतना क्या है आपको याद रखना था मुख्य रूप से जो मिट्टी के बारे में है ना, इतना आप याद रख सकते हैं। अच्छा काली मिट्टी ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? तो पूरा दक्कन ट्रैप में काली मिट्टी पाया जाता है, लेकिन अगर कोई राज्य पूछेगा तो कौन होता है आपको? महाराष्ट्र। कौन होता है आपको? महाराष्ट्र होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो इतना आप याद रखिए, काम चल जाएगा। ऐसे तो मिट्टी में बहुत सारा चीज़ है, लेकिन वही है कि आप लोग बोले हैं कि थोड़ा कम कम बताइए सर, तो वो कम ही बता रहे हैं। एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो जम्मू कश्मीर हमारा, एक है जम्मू कश्मीर है ना, यहाँ पर क्या है कि मिट्टी पाया जाता है, उसका नाम है करेवा। क्या नाम है? करेवा मिट्टी। और करेवा मिट्टी जनरली क्या होता है कि जम्मू कश्मीर में ज़्यादातर पाया जाता है। इसमें क्या होता है कि आपको केसर, क्या होता है आपको? केसर की खेती होता है, केसर। इसको बोलते हैं सैफरन। क्या बोलते हैं? सैफरन बोलते हैं। अब भारत में एकमात्र राज्य कौन है आपको? जम्मू एंड कश्मीर है। अब तो राज्य नहीं, अब केंद्र शासित प्रदेश हो गया कि भारत का एकमात्र क्षेत्र जहाँ पर केसर पाया जाता है, क्या हो गया? जम्मू कश्मीर हो गया। और विश्व में कहाँ? विश्व में आपको ईरान में सबसे अधिक केसर पाया जाता है। कहाँ पर? ईरान में अधिक केसर पाया जाता है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अच्छा ई रेगिस्तानी इलाका की बात करते हैं, यहाँ पर बात करते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, ई रेगिस्तान इलाका है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो रेगिस्तान इलाका होता है, तो यहाँ बोल सकते हैं कि आपको डिजर्ट आपको है पूरा। तो यहाँ पर जानते हैं पाया जाने वाला पौधा की विशेषता पूछ लेता है। डिजर्ट सॉइल देखिए वहाँ पर क्या पौधा की विशेषता था। तो जानते हैं यहाँ पर जो पेड़ पौधा होगा ना, तो उसका देखिए पेड़ पौधा क्या होता है, जो जड़ होता है ना, जड़ वो क्या होता है? बहुत ही गहरा होता है, अंदर पानी खोज में बहुत चला जाता है। और तना जो होता है वो क्या होता है? मांसल होता है, फ्लेशी होता है, ताकि इसमें पानी को स्टोर कर सके। और जो आपका बोल सकते हैं जो पत्ती होता है वो क्या होता है? कांटेदार। क्या होता है आपको? कांटेदार होता है, कांटेदार, ठीक ना, ताकि पानी का लॉस कम हो, वाष्पीकरण क्या हो? कम हो। जैसे आपने देखा होगा नागफनी की बात बोलते हैं, आपने कैक्टस का नाम सुना होगा, कैक्टस का नाम सुना होगा। ये सब क्या रेगिस्तान में है। अच्छा रेगिस्तान में जो आपको पेड़ पौधा पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं आपको बोल सकते हैं क्या? हेलोफाइट। क्या बोलते हैं? हेलोफाइट, हेलोफाइट, हेलोफाइट बोलते हैं,
नहीं, हेलोफाइट सॉरी गड़बड़, ये क्या होता है, नमकीन मिट्टी में जो पाया जाता है उसको हेलोफाइट बोलते हैं। हेलो मतलब नमकीन होता है, और जो रेगिस्तान मिट्टी पाया जाता है उसको बोलते हैं जीरोफाइट। क्या बोलते हैं, जीरोफाइट। बोलेगा कि जीरोफाइट पौधा कहाँ पाया जाता है, तो कहाँ पाया जाता है, रेगिस्तान में। कहाँ आपको, रेगिस्तान में पाया जाता है। और नमकीन मिट्टी में क्या हो गया, हेलोफाइट हो गया, हेलोफाइट हो गया। एक और क्वेश्चन पूछेगा कि मिट्टी के अध्ययन में क्या कहते हैं, तो मिट्टी के अध्ययन में क्या कहते हैं, तो मिट्टी के अध्ययन में कहते हैं आपको पीडोलॉजी। क्या बोलते हैं, पीडोलॉजी। पीडोलॉजी जो है आपका बोल सकते हैं मिट्टी के अध्ययन को कहा जाता है। इतना आप फिलहाल याद रखिए, काफ़ी हो गया है ना। चलिए अब देखिए क्वेश्चन देख लीजिए। चाय और कॉफ़ी के लिए क्या होता है, आपको लेटराइट मिट्टी होता है। हो गया। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, वेस्ट बंगाल में पूछा गया था क्वेश्चन। यूएन का ध्येय वाक्य क्या होता है, मतलब मोटो। देखिए सबका मोटो होता है, जैसे अगर हम बीएसएफ की बात करते हैं अपने भारत में, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, तो इसका होता है ड्यूटी अनटू डेथ, अनटू डेथ, मृत्यु समय तक क्या है आपको ड्यूटी करना। ऐसे ही सबको आपको याद कर लीजिए, आर्मी का, एयरफोर्स, नेवी का, एक और पढ़ लीजिएगा। लेकिन यहाँ पर बताते हैं यूएनओ के बारे में। तो यूएनओ जो होता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका क्या है आपको, इट्स योर वर्ल्ड, यह तुम्हारी दुनिया है। यह क्या है, तुम्हारी दुनिया है, इसको बढ़िया बनाओ। यह क्या है, इट्स योर वर्ल्ड, इट्स योर वर्ल्ड, आपको आंसर हो जाएगा। अब देखिए समझिए यूएन संगठन के बारे में बता देते हैं। पहले समझिए क्या हुआ कि 1914 से आपको 18 तक क्या हुआ ना, कि आपका चला फर्स्ट वर्ल्ड वार 1 चला। यहाँ पर दुनिया में बहुत बर्बादी हुआ, आदमी का, पैसा का, संसाधन का, रोड सड़क है ना, देश मतलब विश्व एकदम क्षतिग्रस्त हो गया। तब विश्व फिर से युद्ध ना हो उसके लिए एक संगठन बनाया गया, और उसका नाम रखा गया कि आपको राष्ट्र संघ। क्या रखा, राष्ट्र संघ नाम रखा गया है ना। इसको 1918 में बनाया गया। लेकिन जानते हैं तो इसका हुआ कि यह जो है सेकेंड वर्ल्ड वार को रोक पाने में सक्षम नहीं हुआ। फिर से क्या होता है कि वर्ल्ड वार हो जाता है, और अगला जो वर्ल्ड वार होता है 1939 से आपका 45 तक चलता है। 1939 से 45 चलता है। इसको बोलते हैं वर्ल्ड वार 2 बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, द्वितीय, क्या बोलते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध कहा जाता है। ये पूछेगा कब से कब तक चला है, ठीक ना। ये 4 साल चला, ये कितना चला है, 6 साल चला है। ध्यान रखिए, ये सब क्वेश्चन पूछा गया है। अब जानते हैं उसके बाद महसूस हुआ कि विश्व में एक ऐसा संगठन होना चाहिए जो विश्व के युद्ध को रोक सके, ठीक है ना। तो फिर क्या हुआ कि एक संगठन बनाया गया, और उसका नाम रखा गया आपको संयुक्त राष्ट्र। क्या रखा गया, संयुक्त राष्ट्र इसका नाम रखा गया। इसी को बोलते हैं यूनाइटेड नेशन। क्या बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन। अब शॉर्ट फॉर्म में जैसे इसको लिखते हैं आपको यूएन। क्या लिखते हैं, यूएन। जहाँ भी यूएन देखिएगा ना, जैसे यूनेस्को की बात करते हैं, यूनेस्को की बात करते हैं, ठीक है ना, या आप यूनिसेफ की बात करते हैं। इसका मतलब क्या है कि सब क्या यूनाइटेड नेशन का ही पार्ट है। तो ये क्या हो गया, यूएन का मतलब क्या होता है, यूनाइटेड नेशन होता है, संयुक्त राष्ट्र होता है। तो पहले क्या है कि यहाँ इसका स्थापना किया गया 24 अक्टूबर 1945 को। समझ में आ गया। तो 24 अक्टूबर को स्थापना किया गया, तो इसलिए 24 अक्टूबर को मनाते हैं क्या, संयुक्त राष्ट्र दिवस। ये क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। संयुक्त राष्ट्र दिवस के तारीख को मनाते हैं, 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। अब पूछेगा जब इस संगठन बना था तो उसमें तो भारत आज़ाद नहीं होगा, क्योंकि 1947 में भारत आज़ाद हुआ अंग्रेज से। लेकिन फिर भी क्या है कि भारत का प्रतिनिधि इसमें शामिल था। मतलब कि संयुक्त राष्ट्र का भारत क्या है आपको फाउंडिंग मेंबर है। फाउंडिंग मतलब क्या हो गया, संस्थापक सदस्य है। फाउंडिंग मेंबर है, संस्थापक सदस्य है, ठीक ना। अब देखिए संयुक्त राष्ट्र में क्या है कि धीरे धीरे सदस्य की संख्या बढ़ते गया, और वर्तमान में क्या है इसमें 193 सदस्य, 193 आपको सदस्य हो चुका है, ठीक ना। और क्या है कि इसमें क्या है कि आपका जो 193वां सदस्य है नवीनतम, उसका नाम है दक्षिणी, क्या है आपको, दक्षिणी सूडान। देखिए सूडान एक देश है अफ्रीका में, उसी से टूट के बना क्या आपको दक्षिणी सूडान बना है, ये हो गया। अब देखिए संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत जानते हैं इसका पहले मुख्यालय की बात करते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय बोलेगा तो कहाँ, अमेरिका में, अमेरिका में। लेकिन अमेरिका नहीं पूछेगा, आपको पूछेगा कौन जगह में है, तो कहाँ आपको न्यूयॉर्क, यहाँ न्यूयॉर्क में। शहर का नाम क्या है, न्यूयॉर्क है। और न्यूयॉर्क जो है आपको हडसन नदी किनारे बसा हुआ है। न्यूयॉर्क किसके किनारे है, हडसन नदी किनारे बसा हुआ है, ठीक है ना। अच्छा न्यूयॉर्क में क्या है कि जो यूनिसेफ जो बताए थे कुछ देर पहले, यूनिसेफ है ना, ये बच्चा और महिला के लिए काम करता है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। और जो यूनेस्को की बात की है, इसका मुख्यालय कहाँ है, पेरिस में। पेरिस कहाँ पड़ता है, फ्रांस में पड़ता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अब आइए यहाँ पर। अब क्या है कि इसका जो यूनाइटेड नेशन होता है, इसका 6 क्या है आपका अंग है, 6 क्या है आपको अंग है, ठीक ना। उसमें क्या है कि एक अंग के बारे में खास करके हमको पता होना चाहिए, वो क्या है, सुरक्षा परिषद। इससे मेन क्वेश्चन आता है सुरक्षा परिषद, सुरक्षा परिषद होता है। इसको बोलते हैं आपको सिक्योरिटी काउंसिल। क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी काउंसिल कहा जाता है। अब जानते हैं दोस्त क्या है कि सिक्योरिटी काउंसिल में क्या होता है ना, कि उसमें देखिए वर्ल्ड वार जो 2 जीता था ना, वो जीतने वाला देश कितना था,
5 गो। कौन कौन था? एक तो था अमेरिका, कौन था आपको? अमेरिका था। एक कौन था आपको? ब्रिटेन था, ब्रिटेन था। फिर कौन था? फ्रांस था, फ्रांस था। फिर कौन था? उस समय सोवियत संघ था, उस समय कौन था? सोवियत संघ था, सोवियत संघ था। लेकिन वर्तमान में सोवियत संघ टूट गया, 1991 में टूट गया है। और जो मेन इसका कंट्री कौन है आपको? रूस है। तो सोवियत संघ रूस को हम इंटरचेंज करके इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक इसी का साथ दे रहा था कौन? चीन। कौन आपको? चीन दे रहा था, चीन दे रहा था, ठीक ना। तो यहाँ सुरक्षा परिषद में क्या है कि इसको क्या है कि दे दिया क्या? परमानेंट सदस्यता। क्या दे दिया गया? इसको बोलते हैं P5 या इसी को बोलते हैं अस्थायी सदस्य, अस्थायी सदस्य। समझिए क्या हुआ कि जो सुरक्षा परिषद होता है ना, इस संगठन में काम दिया गया कि दुनिया में क्या? शांति स्थापित करके रखना। पूछेगा इसका मेन काम क्या है, तो इसका मेन काम क्या है? दुनिया में शांति स्थापित करना, कहीं पर युद्ध वगैरह ना हो जाए। अब सिक्योरिटी काउंसिल में क्या होता है? 2 तरह का मेंबर होता है, एक होता है परमानेंट, एक क्या होता है आपको? टेम्पोररी। क्या होता है आपको? टेम्पोरेरी होता है, टेम्पोररी। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि टेम्पोररी है मतलब कुछ साल के लिए चुनाएगा, ठीक है ना। जबकि परमानेंट क्या है? ये हमेशा रहेगा, इसका पोजीशन कभी चेंज आपको नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए क्या है, इसको मिला हुआ क्या? वीटो पावर। क्या मिला है? वीटो पावर। वीटो पावर मतलब क्या हो गया कि ये कोई चीज़ को मना कर सकता है। मान लेते क्या है, कोई मीटिंग चल रहा है, इसमें से एक सदस्य भी अगर मना कर दिया, इसका मतलब पारित आपको नहीं होगा। मतलब रसिया यूक्रेन युद्ध चल रहा है और उसको रोकने के लिए कुछ प्रस्ताव लाया गया, एगो इसमें से नहीं मतलब मना कर देगा तो प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा। एक क्या हो गया आपको? वीटो पावर। अब देखिए भारत के समर्थन में सोवियत संघ ने कई बार क्या है कि वीटो पावर का इस्तेमाल कर चुका है, ध्यान रखिएगा। तो क्या क्या बोले? पहले पूछेगा परमानेंट मेंबर कौन का? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ, चीन। सोवियत संघ नहीं देगा, रूस देगा वर्तमान में। इसको P5 बोलते हैं, इसको अस्थायी मेंबर बोलते हैं, इसको वीटो पावर दिया गया है। वीटो पावर किसको दिया गया? ये तो कई बार ये भी क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश को वीटो पावर है? ये हो गया। अब आते हैं पर टेम्पोररी की बात करते हैं। तो जानते हैं शुरू में क्या है कि इसमें बोला गया था कि 6 क्या रहेगा? टेम्पोररी मेंबर रहेगा। लेकिन वर्तमान में कितना? 10 कर दिया गया। और एक बार NDA का एग्जाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि शुरुआती से ही इसमें टेम्पोररी मेंबर की संख्या 10 था नहीं, शुरू में कितना था? 6 था। वर्तमान में कितना हो गया? आपको 10 हो गया। तो मतलब कि टोटल सिक्योरिटी काउंसिल में कितना हो गया? 5 मेंबर और प्लस 10 मेंबर, मतलब टोटल कितना हो गया आपको? 15 मेंबर। 5 परमानेंट, 10 क्या होता है? टेम्पोररी होता है, जो रोटेशन बेसिस पे क्या होता है? चुनाते रहता है। भारत तो चुना जाएगा, पाकिस्तान चुना जाएगा, इस समय रहता है। रोटेशन बेसिस पे क्या होता है? चुनाते रहता है। तो इतना क्या है ना कि आप याद रखिएगा तो जनरली क्या होगा? अच्छा होगा। हो गया यूनाइटेड नेशन के बारे में। आगे बढ़ जाते हैं, मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड की बात करते हैं कि मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड क्या है। सुनिएगा, जानते हैं तो क्या है? कन्फ्यूजन क्या होगा? एक है मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड है, एक है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। क्या आपको? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल है। तो सुनिएगा, जो मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड है एक क्या है? आपको वेटलैंड, क्या है आपको? वेटलैंड से संबंधित है। इसका बोलते हैं आर्द्र भूमि। क्या बोलते हैं? आर्द्र भूमि बोलते हैं। और जबकि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध क्या है? ओजोन परत के संरक्षण से, ओजोन परत के संरक्षण से है, ठीक है। देखिए तो ये मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड बताइए क्या हो जाएगा? ये क्या है? अच्छा देखिए, इसमें अब वेटलैंड से भी नहीं पकड़ा रहा है, तब समझिए क्या वेटलैंड में कहानी बता, वेटलैंड होता क्या है? देखिए समझिएगा, जैसे जो पानी वाला एरिया होता है ना, क्या जो पानी, जैसा कि वेटलैंड मतलब कि ऐसा ज़मीन जो क्या है? वेट है, भीगा हुआ है, ऐसा भूमि जो क्या है? आर्द्र, जिसमें नमी है, उसे बोलते हैं वेटलैंड। तो पानी वाला जो इलाका होता है ना, पानी वाला जो इलाका होता है, जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम बोलते हैं क्या कि मान लेते कहीं तालाब है, कहीं झील है, कहीं क्या बोले आपको? झील है, नदी है ना, या तटवर्ती इलाका हो गया, ये सब क्या है? वेटलैंड है। और अब वेटलैंड में जानते क्या होता है कि कई सारा क्या होता है? जीव जंतु रहता है, कई सारा क्या होता है? जीव जंतु का क्या होता है? उसमें निवास होता है। अगर वेटलैंड खत्म हो गया तो जीव जंतु भी क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। और जानते हैं कि यहाँ पर क्या होता है? प्रत्येक जीव का इन्वायरमेंट में एक इंपॉर्टेंट रोल है। अगर एक जीव भी जाएगा तो उसका प्रभाव सब पर पड़ेगा, क्योंकि आप देखते हैं साइकिल देखें, इस तरह से चेन होता है, इस तरह से क्या होता है? चेन होता है। अगर एक जीव को हटा दीजिएगा ना तो क्या हो जाएगा? ये साइकिल चल ही नहीं पाएगा। समझ में आता है? ऐसी क्या है? इन्वायरमेंट के बारे में। तो फूड चेन ऑफ फूड के जब कंसेप्ट लेंगे तो इसके बारे में बढ़िया से एक्सप्लेन हम कर देंगे। फिलहाल क्या है? मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड पर हम फोकस करते हैं। तो हुआ क्या? इसको बचाना जरूरी है। और दुनिया में क्या है कि आप अपने गांव में ही देखे होंगे, तालाब वगैरह था पहले, अब तालाब वगैरह नहीं है ना। तो पानी वगैरह देखते हैं कमी होता है। तो ये क्या होता है? एक तो जीव जंतु का निवास स्थान होता है, प्लस क्या होता है कि वाटर लेवल को मेंटेन करने में योगदान निभाता है। नहीं, वाटर लेवल मेंटेन होगा, माने कि पानी बरसात हुआ, पानी तालाब में चला गया तो सब क्या होता है कि आपका बना रहता है। लेकिन अब देख रहे हैं कि सब जगह खत्म हो रहा है, तो उसको बचाना जरूरी है। तो जानते क्या हुआ कि ईरान एक देश है, ईरान के देश में क्या हुआ? एक जगह है रामसर। क्या हुआ? रामसर हुआ। तो रामसर में क्या है कि सभी देशों का एक सम्मेलन बुलाया गया कि चलिए आइए इसके ऊपर कुछ काम करते हैं, मीटिंग करते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि 1971 में मीटिंग बुलाया गया था
और इसी को बोल दिया क्या, रामसर कन्वेंशन। रामसर कन्वेंशन एक बार हम असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम दिए थे, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि रामसर कन्वेंशन का संबंध किससे है, तो किससे हो गया बताइए, वेटलैंड से। वेटलैंड से हो गया, आर्द्र भूमि से हो गया। ये कब हुआ आपका, 1971 में। किस तारीख को, 2 फरवरी को। इसीलिए क्या है कि 2 फरवरी को मनाते हैं विश्व आर्द्र भूमि दिवस। विश्व आर्द्र भूमि दिवस किस तारीख को मनाते हैं, यही आपको 2 फरवरी को मनाया जाता है, प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। ठीक, अब देखिए इस 1971 में तो लोग मीटिंग हुआ, लेकिन यह फोर्स में है 1975 में। अब भारत कब ज्वाइन किया, 1982 को ज्वाइन किया। अब देखिए सारा का सारा क्वेश्चन पूछा गया। पहला पूछेगा कि रामसर कन्वेंशन का संबंध किससे है, वेटलैंड से है। किस तारीख को मीटिंग हुआ, 2 तारीख को। वर्ल्ड वेटलैंड किस तारीख को मनाते हैं, 2 फरवरी को मनाते हैं। फिर पूछेगा कि रामसर कन्वेंशन कब हुआ था, 1971 में हुआ था। कब से फोर्स में आया, 1975 से। भारत कब ज्वाइन किया, 1982 को ज्वाइन किया। ठीक है, रामसर कहाँ, ईरान में है। अब देखिए समझिए क्या है, जो भी देश इस रामसर कन्वेंशन को साइन करता है ना, उसको अपने यहाँ के कोई एक साइट को क्या किया जाता है, इसमें डाला जाता है। मतलब एक रामसर क्या है कि लिस्ट है, क्या बनता है, लिस्ट बनता है, रामसर लिस्ट बनता है। यहाँ पर समझिए कोई अपना डाल देगा, मान लीजिए समझिए भारत चिल्का झील डाल दिया, तो चिल्का झील को बचाना क्या है, जरूरी है। ऐसा देखिए भारत में तो मान लेते देखिए कई वहाँ, देखिए समझिए ये भारत है, एक तटवर्ती इलाका है, एक यानी अच्छा धान है खेत भी एक तरह का वेटलैंड है। तो आप ये क्वेश्चन ही बता दीजिए कि हमारा इनलैंड वेटलैंड ज़्यादा है कि आउटलेट वेटलैंड ज़्यादा है। समझिए इसका मतलब क्या होगा कि एक तो क्या बोले कि नदी के किनारे हो गया, एक क्या है कि आपको ज़मीन के अंदर है, तो तालाब है, इतना सारा धान है खेत है। आप सोच के देखिएगा तो भारत में क्या है कि अंदर वाला वेटलैंड की संख्या ज़्यादा होगा और तटवर्ती इलाका या नदी वाला वेटलैंड क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब ये हो गया, क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा वेटलैंड ज़्यादा है, तो इनलैंड क्या होगा, वेटलैंड आपको ज़्यादा है। किससे आपको, आउटलैंड से क्या आपको ज़्यादा है। तो सारा वेटलैंड को बाबू इसमें डाला नहीं जाएगा। इसमें क्या है कि जो ज़्यादा क्या है समस्या उसको है, जैसे मान लीजिए आदमी तो बहुत है, तो क्या सबको हॉस्पिटल में जाता है, नहीं, जिसको समस्या होता है वो हॉस्पिटल में आपको जाता है। तो समझिए क्या है कि यहाँ आदमी क्या है कई सारा हॉस्पिटल में चला गया, तो ये एक लिस्ट बन गया हॉस्पिटल में आने वाले आदमी का। अब इसमें एक कोई इमरजेंसी एकदम कर्जा पिट के रो रहा है कि बाप रे बाप क्या हो गया, तो उसको उठा करके क्या होगा कि यहाँ से यहाँ पर डाल दिया जाएगा। ठीक है ना, तो इसको बोल दिया मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड। क्या बोल दिया, मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड बोल दिया। मतलब समझिए क्या हुआ, 2 लिस्ट बनता है, एक बनता है आपको रामसर लिस्ट बनता है, एक बनता है मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड लिस्ट बनता है। तो रामसर लिस्ट क्या है कि जिसको खतरा है उसको बचाने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, अब देखिए जितना वेटलैंड है सबको खतरा नहीं है, तो सबको इसमें नहीं डालेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि सारा का सारा वेटलैंड आपको रामसर लिस्ट में शामिल नहीं होगा। अब जो रामसर लिस्ट में शामिल है उसको बचाने का प्रयास करेंगे, अब नॉर्मल तरीके से बचाया जा रहा है। किसी को ज़्यादा इमरजेंसी है तो उसको ले जाया जाएगा कहाँ, आपको इमरजेंसी में ले जाया जाएगा, उसी को बोलते हैं मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड बोलते हैं। और जो मॉन्ट्रियस जो शहर है ना, कहाँ आपको है, आपका पड़ता है स्विट्जरलैंड। कहाँ आपको, स्विट्जरलैंड। अब ध्यान रखिएगा स्वीडन की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कहाँ, स्विट्जरलैंड की बात करते हैं, जिसको यूरोप का अखाड़ा बोलते हैं, प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप कहा जाता है। स्विट्जरलैंड की बात करते हैं, यहाँ मॉन्ट्रियस है। तो दोनों में तो समझ, रामसर लिस्ट क्या है और मॉन्ट्रियस दोनों का संबंध क्या है, आपको वेटलैंड से ही है। लेकिन अंतर क्या है कि इसमें क्या है कि जिसको नॉर्मल समस्या है उसको रामसर में डालेंगे, और जिसको बहुत इमरजेंसी हो जाए उसको कहाँ डालेंगे, मॉन्ट्रियस में डालेंगे। तब 2 क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का प्रथम साइट जिसको रामसर में डाला गया, और भारत का आपका प्रथम साइट जिसको मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड में डाला गया। तो देखिए भारत का प्रथम साइट क्या है, आपको चिल्का झील। क्या आपको, चिल्का झील। चिल्का झील कहाँ पड़ता है, उड़ीसा में, उड़ीसा में है। तो ये भारत का ही प्रथम रामसर साइट है। पहला चीज़ क्या हो गया, फर्स्ट रामसर साइट, फर्स्ट रामसर साइट हो गया। अगला क्या कि इसको जानते हैं, इसको बहुत ज़्यादा समस्या गया था, तो इसको डाला क्या, मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड में डाला गया। तो दोनों का आंसर ही हो जाएगा। लेकिन आप जानते हैं वर्तमान में क्या है कि चिल्का झील ये मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड में नहीं है। वर्तमान में क्या देखिए, तो देखिएगा इसके कितना वेटलैंड की संख्या घटते बढ़ रहा है। इससे सबसे ज़्यादा जानते हैं कहाँ है, यूके में, यूनाइटेड किंगडम में क्या है कि सबसे अधिक क्या है, वेटलैंड है। भारत की बात करते हैं तो अगर हम अभी फरवरी में बात करते हैं, फरवरी 2025 में वीडियो रिकॉर्ड हो रहा, तो यहाँ पर वर्तमान में कितना है, 89 है। लेकिन जब भी एग्जाम देने जाइएगा ना, उसको एक बार क्या कीजिए, वेरीफाई कर लीजिएगा। तो हमारे यहाँ सबसे अगर बात करते हैं तो तमिलनाडु, क्या है आपको, तमिलनाडु में क्या है सबसे अधिक वेटलैंड है। पहले यूपी में था लेकिन वर्तमान में कहाँ है, तमिलनाडु में है। और देखिए भारत का सबसे बड़ा जो रामसर साइट है वो क्या है, तो उसका नाम क्या, सुंदरबन डेल्टा। क्या बोले, सुंदरबन डेल्टा है, सुंदरबन डेल्टा है, जो कि यहाँ पर बनता है आपका गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदी से बनता है। सुंदरबन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। और सबसे छोटा की बात करते हैं तो क्या है, चिल्का, सॉरी छोटा की बात करते हैं रेणुका। क्या हो गया आपको, रेणुका। एक मिनट रुकी, कहाँ सबसे छोटा बोलेगा तो क्या आपको, रेणुका। रेणुका झील क्या है आपको, सबसे क्या है आपको छोटा है।
ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है आपको हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। सुंदरबन डेल्टा कहाँ? पश्चिम बंगाल में पड़ता है। अब देखिए, तो हम क्या बोले कि चिल्का झील प्रथम रामसर साइट था, लेकिन अगला क्या समझना है, भारत का वर्तमान में कितना साइट है जो मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड में है? तो भारत का जानते हैं वर्तमान में मात्र 2 ही स्थान है जो कहाँ आपको मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड में है। एक क्या हो गया आपका, नाम सुना होगा आपने, केवला देव, क्या बोले? केवला देव घाना पश्चिम बिहार, घाना पश्चिम बिहार। अब देखिए नाम है बिहार, लेकिन बिहार में नहीं है। ये कहाँ पड़ता है आपको? राजस्थान में। कहाँ पड़ता है आपको? राजस्थान में पड़ता है, ठीक है। चलिए आइए जानते हैं इसमें क्या होता है। इस साइबेरियन क्रेन, क्या बोले? साइबेरियन क्रेन यहाँ पर आता है। तो साइबेरियन क्रेन के लिए क्या है? पक्षी है, इसके लिए क्या है? प्रसिद्ध है। ये राजस्थान में पड़ता है। अगला क्या हो गया? आपने सुना ये भारत हो गया। यहाँ पर सुना होगा कि यहाँ कि आपका मणिपुर, क्या है? मणिपुर। अब मणिपुर में एक झील है, लोकटक झील, लोकटक झील है, लोकटक झील है, ठीक ना। और लोकटक झील क्या है? आपका भारत का दूसरा साइट है जो कि मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड में शामिल है। यही झील के अंदर में क्या है? आप सुने होंगे केवला देवघान, क्या है? सॉरी, केवला देव बोल रहे हैं, ये थोड़ा सा। इसी में क्या है आपको? कैबुल लजमाओ, क्या बोले? कैबुल लजमाओ राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि विश्व का एकमात्र बोल सकते हैं फ्लोटिंग, क्या बोलते हैं? फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन है? कैबुल लजमाओ है, जो कहाँ पड़ता है? लोकटक झील है। और लोकटक झील क्या है कि पूरा पूर्वोत्तर भारत की बात करते हैं। जैसे ये हो गया पूर्व उत्तर का भारत, नॉर्थ ईस्ट, तो इस सबसे क्या है? मीठा पानी की झील है, पूरा पूर्वोत्तर भारत का। लेकिन भारत का पूछेगा तो यहाँ पर बुलर झील, क्या हो गया? बुलर झील। पूरे भारत का मीठा पानी की झील बुलर झील है, जो कि पड़ता है कहाँ? आपको जम्मू कश्मीर में। अब पूरे विश्व का बोलेगा तो क्या हो गया आपका? सुपीरियर, क्या हो गया आपको? सुपीरियर, क्या हो गया आपको? सुपीरियर हो गया, ठीक ना। चलिए, तो इतना आपको पता होना चाहिए था। तो क्या बोले? भारत का प्रथम रामसर साइट आपको हो गया चिल्का झील। भारत का आपका प्रथम मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड में शामिल स्थान चिल्का झील। चिल्का झील ने अच्छा काम किया था, तो इसको बाहर निकाल दिया गया, मतलब ठीक हो गया, इमरजेंसी खत्म हो गया, इसको बाहर निकाल दिया गया। और इसको क्या मिला था? रामसर कंजर्वेशन पुरस्कार इसको दिया गया था बाद में, ठीक है। वर्तमान में भारत का 2 जगह है जो कि आपका शामिल है मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड में, केवला देव घाना पश्चिम बिहार। एक क्या बोले आपको? लोकटक झील, जो कि कैबुल लजमाओ राष्ट्रीय पार्क, इसी में है विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय प्रकार। पूरे पूर्वोत्तर भारत का क्या है? मीठा पानी की झील है, मणिपुर में पड़ता है। अब भारत का सबसे मीठा पानी का झील आपका बुलर झील है, जम्मू कश्मीर में पड़ता है। विश्व का क्या है? सुपीरियर झील है, जो अमेरिका कनाडा की सीमा पर आपको पड़ता है, ठीक है। चलिए अच्छा जानते हैं, अब देखिए 2 तरह का नाम, एक लोकटक झील है, एक बगले में क्या सुनिएगा, बगले में क्या है आपका? पुलिकट, क्या हो गया? पुलिकट। तो पुलिकट यहाँ पर है, पुलिकट यहाँ पर। ये क्या है आपको? तमिलनाडु की बात करते हैं। अब प्लस क्या है आपको? आंध्र प्रदेश, इसके सीमा पर है। क्वेश्चन पूछेगा कि पुलिकट झील कहाँ है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। इसको ऐसे याद कीजिएगा कि देखिए आपको पुल पार करके एक जगह से दूसरे जगह जाना होता है, 2 राज्य के बीच में है पुलिकट झील, तो इसलिए क्या बनेगा? पुलिकट। एक है लोकटक, लोकटक मणिपुर में, आप पुलिकट आपको यहाँ हो गया। यहीं पर क्या है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है। आपने श्रीहरिकोटा का नाम सुना होगा, आंध्र प्रदेश में पड़ता है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए तो दोस्त क्या है, इतना आपको पता होना चाहिए था। तो बोलिए आप बताइए कि मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड क्या हो जाए? बोलिए। तो मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड मतलब क्या? रामसर साइट। रामसर साइट मतलब क्या हो गया आपको? रामसर सूची का हो जाएगा, है ना। चलिए अब रेड डाटा बुक की बात करते हैं, क्या होता है। एक संगठन है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसका स्थापना आपको 1948 में किया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इंग्लैंड में। कहाँ आपको? इंग्लैंड में है, ठीक ना। इसके द्वारा क्या है कि विश्व में जो जीव जंतु विलुप्ति के कगार पर है, उसका एक लिस्ट पब्लिश करता है कि संकटग्रस्त प्राणी है, उसी को बोलते हैं रेड डाटा बुक। क्या बोलते हैं? रेड डाटा बुक बोलते हैं। रेड डाटा बुक कौन पब्लिश करता है? IUCN। कब स्थापना? 1948 में। काम मुख्यालय है इंग्लैंड में, ठीक है। बस हो गया, इतना ध्यान रखिएगा, हो गया, बस हो गया। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। चूँकि हाँ, विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? देखिए जैसा कि हमने क्या किया था, बताया था पहले कि एक होता है क्या? मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड। मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड, तो मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड का संबंध किससे था? तो आर्द्र भूमि के संरक्षण से, आर्द्र भूमि के संरक्षण से। लेकिन ये क्या है आपको? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। क्या बोले आपको? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो इसका संबंध क्या है? ओजोन परत के संरक्षण, ओजोन परत के संरक्षण है। वेटलैंड क्या होता है बता दिए, ओजोन परत समझा देते हैं। फिलहाल समझिए मॉन्ट्रियस कहाँ है, ये जगह कहाँ है? स्विट्जरलैंड में,
स्विट्जरलैंड में है। जबकि अगर हम मॉन्ट्रियल की बात करते कहाँ पड़ता है, कनाडा में। कहाँ पड़ता है, कनाडा में पड़ता है। कोई दिक्कत नहीं। अब समझाते हैं हुआ क्या, इसको कहानी समझिए। कहानी है, देखिए, ये क्या है, पृथ्वी का लेयर। ये क्या है, पृथ्वी का आपका लेयर है। पृथ्वी का आपको लेयर है ना। नीचे क्या होता है आप जानते हो क्या है, क्या आपको क्षोभ मंडल क्या होता है, क्षोभ मंडल होता है। और ऊपर चलिएगा ना तो क्या होता है यहाँ पर आपको समताप मंडल। क्या होता है, समताप मंडल होता है। अगर देखिएगा तो 18 किलोमीटर से लेकर के बोल सकते हैं कि 50 किलोमीटर क्या होता है, समताप मंडल होता है। इसी को बोलते हैं अंग्रेजी में स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर कहा जाता है। वायुयान वगैरह होता है ना, यहीं पर उड़ता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि वायुमंडल की आदर्श दशा पाया जाता है। इसमें आंधी तूफान वगैरह नहीं आता। आंधी तूफान वगैरह सब कहाँ आता है, क्षोभ मंडल में आता है। देखिए बाकी एटमॉस्फेयर बताएंगे तो वहाँ पर अलग बता देंगे। यहाँ हमारा पूरा फोकस कहाँ है, आपको ओजोन परत है। तो इसी में क्या है ना कि आप चलिएगा 20 से बोल सकते हैं 35 किलोमीटर के आसपास रेंज में चलिएगा तो क्या है, एक परत पाया जाता है, ओजोन परत। क्या पाया जाता है, ओजोन परत पाया जाता है। ओजोन लेयर इसको बोलते हैं, ठीक है। चूँकि ओजोन परत क्या है, समताप मंडल में पाया जाता है, तो समताप मंडल को ओजोन स्फीयर भी कहा जाता है। तो ये ओजोन परत होता क्या है, देखिए आप एक नाम सुना होगा ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन क्या होता है, O2 होता है, जबकि ओजोन क्या होता है, O3 होता है। तो ये ऑक्सीजन का ही क्या है, एक भाई है। ऑक्सीजन का ही अपरूप है, एलोट्रोप है, क्या है, आपको ओजोन है। तो ओजोन करता क्या है कि देखिए ऊपर से क्या है कि सूर्य है, तो सूर्य से जो सूर्य के अंदर से लाइट आता है, कई तरह का लाइट आता है, उसी में क्या होता है, क्या होता है, पराबैंगनी किरण। क्या होता है, पराबैंगनी किरण होता है। इसको बोलते हैं अल्ट्रावायलेट रे। अल्ट्रावायलेट रे ये पृथ्वी पर आता है। और जब आता है ना तो क्या होता है कि अगर यहाँ पर ओजोन परत ना रहेगा ना तो धरती पर डायरेक्ट क्या होगा, नीचे आ जाएगा। और जब धरती पर नीचे आ जाएगा तो अगर हमारे स्किन पर क्या, अगर स्किन पर अगर गिरता है तो क्या होगा, स्किन संबंधित क्या होगा, बीमारी होगा। यहाँ तक क्या है, आप बोल सकते हैं कैंसर जैसा बीमारी भी आपको हो सकता है, ठीक ना। तो ओजोन परत बेसिकली क्या करता है कि पराबैंगनी किरणों को हम उससे क्या करता है, हानिकारक प्रभाव से बचाता है। क्लियर हो गया। अब फिर क्या होता है कि देखा गया कि ओजोन पर क्या हो गया, छेद हो गया। अब ओजोन पर में समझिए क्या कि मान लीजिए छेद हो गया, कि मान लीजिए छेद हो गया, तब बोलिए क्या है कि पराबैंगनी किरण नीचे आएगा। अब नीचे आएगा तब मनुष्य को समस्या पैदा करेगा, ठीक ना। तो ये ओजोन परत में जो छेद हो गया इसी को बोलते हैं ओजोन होल। क्या बोलते हैं, ओजोन होल कहा जाता है। ओजोन होल बोलिए या इसी को क्या बोलिए, छिद्र बोलिए, सबका मतलब क्या एक ही है, ठीक है। आई ओजोन खोज, ओजोन जो छेद हो गया है इसका सर्वप्रथम बारे में जानकारी कौन दिया, जानकारी कौन दिया, एक ब्रिटेन का एक साइंटिस्ट है, फोरमैन। क्या आपको, फोरमैन नामक साइंटिस्ट ने दिया। कहाँ के थे, ब्रिटेन के थे। और ओजोन होल के बारे में सर्वप्रथम पता कहाँ किया, तो कहाँ, अंटार्कटिका में पता चला था। अंटार्कटिका में, अंटार्कटिका महाद्वीप में इसको पता चला था, ठीक है। अब जब पता चल गया तो भाई ओजोन में होल क्यों हो रहा, कोई तो कारण होगा। तो पता चला कि ओजोन में होल क्या हो रहा है, क्लोरीन के कारण। क्या आपको, क्लोरीन के कारण, क्लोरीन गैस के कारण। जैसे होता है ना कि एक आलू सबके सड़ाता है तो क्लोरीन क्या करता है कि वो जो ये जो O3 है ना, होती है यहाँ पर क्लोरीन जाएगा और यह क्या करेगा, O3 क्या करेगा, तोड़ देगा। मतलब समझिए एकदम ऐसे घना था, ऐसे घना था, इसको क्या करेगा, एकदम तोड़ देगा। कहा जाता है कि एक क्लोरीन अणु लाखों ओजोन को क्या कर सकता है, तोड़ सकता है। जब तोड़ देगा तो इसके अंदर अपने से क्या हो जाएगा, आपको छेद हो जाएगा और फिर समस्या पैदा करेगा। इसका मतलब ये हो गया कि क्लोरीन गैस को हमको क्या करना पड़ेगा, निकलने को कम करना पड़ेगा। तो क्लोरीन गैस निकल कहाँ से रहा है, तो ये क्लोरीन गैस निकल कहाँ से रहा है, तो देखिए ऐसे तो क्लोरीन कई जगह से निकलता है, लेकिन इसका मेन सोर्स बोला गया कि ये क्या है, आपको घर में जो हम AC की बात करते हैं, एयर कंडीशनर की बात करते हैं, रेफ्रिजरेटर की बात करते हैं, जनरेटर की बात करते हैं ना, उससे क्या हो रहा है, आपको निकल रहा है, एयर कंडीशन से निकल रहा है, ठीक है। उसमें क्या होता है ना, एक होता है क्या, आपको इस्तेमाल किया जाता है, आपको बोल सकते हैं फ्री ऑन। क्या आपको फ्री ऑन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। वो क्या होता है, आपको क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। क्या, CFC क्या बोले, क्लोरो, इसका फुल फॉर्म पूछता है CFC का, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब देखिए इसमें क्या है, एक तो क्लोरो है, क्या है, फ्लोरो एक कार्बन है। अब देखिए फ्लोरो से, फ्लोरीन से और कार्बन से क्या है, ओजोन में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत किससे है, क्लोरीन से है, ठीक है। अब क्या होता है कि इस CFC का इस्तेमाल किस लिए करते हैं, बोल सकते हैं कि मतलब शीतलन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है रेफ्रिजरेटर वगैरह में। तब भाई तो AC या रेफ्रिजरेटर के बिना तो लोग रह नहीं सकता है। तब क्या करना पड़ेगा कि हमको इस्तेमाल करना, लेकिन बोला गया कि ऐसा हो सकता है कि जो CFC है इसके जगह पर कोई और चीज़ आ सकता है। तो बोला कि हाँ एक और चीज़ आ सकता है, उसका नाम क्या हो गया आपको, HFC। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन इसका नाम हो गया, ठीक है ना, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। तो पूछेगा कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जगह पर किसका इस्तेमाल किया जाने लगा, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। तो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जब इस्तेमाल किया जाने लगा, देखा गया क्या
कि जो अब क्या है कि जो ओजोन में छेद और धीरे ओजोन का होल क्या हो गया, धीरे धीरे करके क्या हो रहा है, समाप्त हो रहा है। क्या हो रहा है, समाप्त हो रहा है। तो मतलब ये हो गया कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या है, ओजोन परत के हानिकारक है, लेकिन हाइड्रोफ्लोरोकार्बन क्या है, ओजोन परत के लिए हानिकारक नहीं। ये क्या है, आपको कोई दिक्कत ही नहीं करता। ठीक है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जगह पर किसका इस्तेमाल किया गया, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का। अब देखिए ये जो इस्तेमाल किया गया तो कोई एक देश को पूरा दुनिया में अगर इस्तेमाल हो रहा है ऐसी रेफ्रिजरेटर तो पूरा दुनिया को समझौता करना पड़ेगा। तो हुआ क्या ना कि सर्वप्रथम क्या हुआ था, एक वियना में क्या बोले कि वियना में क्या हुआ था, कन्वेंशन हुआ था। हालांकि देखिए वियना कन्वेंशन कई चीज़ के लिए हुआ है, लेकिन यहाँ पर हम बता रहे हैं क्या कि ओजोन परत के संरक्षण के लिए 1983 में वियना कन्वेंशन किया गया, लेकिन ये ज़्यादा सफल नहीं हुआ। तब फिर क्या हुआ, कनाडा के शहर में, कनाडा के शहर जिसका नाम क्या है, मॉन्ट्रियल है, मॉन्ट्रियल है, कनाडा में पड़ता है, ठीक ना। यहाँ पर क्या हुआ, एक सम्मेलन किया गया, इसी को बोलते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बोलते हैं। और यहाँ पर तय किया गया कि देखिए ओजोन होल हो रहा है तो पूरा दुनिया को दिक्कत है, तो पूरा दुनिया को मिल के लड़ना चाहिए। अब पूरा दुनिया को मिल के लड़ने के लिए जरूरी है कि एक संधि करे, उसके तहत यह प्रयास करें कि क्लोरीन कम से कम निकले। तो उसके लिए जरूरी क्या है कि हम क्लोरोफ्लोरो का इस्तेमाल ना करें और उसके जगह पर हम क्या करें, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का इस्तेमाल करें। दुनिया तैयार हो गया। आज संधि किया गया, आपको बोल सकते हैं 16 सितंबर को, 16 सितंबर 1987 को। आपको पूरा डेट याद करना पड़ेगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब से किया गया, 1987 में। किस तारीख को, 16 सितंबर को। इसीलिए क्या करते हैं, 16 सितंबर को मनाते हैं ओजोन परत संरक्षण दिवस। ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाते हैं, ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाते हैं। अच्छा एक और ध्यान रखिएगा, ओजोन परत की जो मोटाई मापा जाता है ना, मोटाई मापा जाता है ये किससे, आपको डॉप्सन इकाई से, डॉप्सन इकाई से इसकी मोटाई मापा जाता है। और 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। और यह बोल सकते हैं दुनिया का, बोल सकते हैं कि सबसे बोल सकते हैं सफल संधि है, सफल संधि है। लेकिन जानते हैं ये तो अच्छा हुआ, लेकिन एक इसमें दिक्कत क्या हो गया जानते हैं कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या था, ओजोन के लिए खतरनाक था। किसके लिए, आपको ओजोन के लिए खतरनाक था, ओजोन के लिए खतरनाक था, ओजोन के लिए, ओजोन के लिए क्या था, खतरनाक था, खतरनाक था। लेकिन जानते हैं यह क्या था, ग्रीन हाउस गैस नहीं था, ग्रीन हाउस गैस नहीं था। ग्रीन हाउस गैस ऐसा गैस होता है जो क्या होता है कि सूर्य की रोशनी को खींचता है और उसके बाद क्या करता है कि टेम्परेचर को बढ़ाता है। एग्जाम्पल के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं, मीथेन की बात करते हैं, सल्फर हेक्साफ्लोराइड की बात करते हैं। ये सब ग्रीन हाउस गैस है, सूर्य के टेम्परेचर को बढ़ाता है, सूर्य का प्रकाश को खींच करके पृथ्वी के टेम्परेचर को बढ़ाता है। ठीक है, तो यह ग्रीन हाउस गैस नहीं है। लेकिन अब जानते हैं हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ये तो क्या बोले ओजोन के लिए क्या है, ये आपको अच्छा है, अच्छा है। लेकिन यह निकल गया क्या, आपको ग्रीन हाउस गैस। क्या निकल गया, ग्रीन हाउस गैस निकल गया। मतलब एक समस्या खत्म किया, एक समस्या क्या किया, आपको पैदा कर दिया। और ग्रीन हाउस गैस के निकलने से क्या होगा, आपको पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ेगा। एक मिनट रुकिएगा। अगर क्या बोले ग्रीन हाउस गैस निकलता है, ग्रीन हाउस गैस निकलता है तो यह क्या करेगा, आपको पृथ्वी का क्या बोले, पृथ्वी का तापक्रम क्या करेगा, बढ़ाएगा। अब पृथ्वी का जब तापक्रम बढ़ेगा तो इसे बोलते हैं वैश्विक तापन। क्वेश्चन पूछता है वैश्विक तापन या ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, विश्व का औसत टेम्परेचर बढ़ना है ग्लोबल वार्मिंग है। तो वैश्विक टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, जहाँ जहाँ क्या होगा, बर्फ़ होगा, ग्लेशियर होगा, है ना, वो क्या होगा, ग्लेशियर क्या होगा, आपको पिघलेगा। अच्छा पिघलेगा तो क्या होगा, तो पिघलेगा तो फिर क्या होगा, आपको फिर क्या होगा, आपका पानी बढ़ेगा समुद्र में। समुद्र में क्या होगा, समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा। तो समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा तो क्या होगा, फिर बाढ़ आएगा। तो बाढ़ आएगा तो क्या होगा, तो बाढ़ के बाद जानवे करते हैं क्या होता है, बर्बादी होता है, बीमारी आता है, कई सारा शहर डूब जाएगा, जो समुद्र के अंदर है डूब जाएगा। तो ये सब क्या आपको समस्या है। तो ग्रीन हाउस गैस के बारे में क्या है, बाद में आपको और बताया जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पर आते हैं, बोलिए विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाते हैं, बता दीजिए। तो क्या हो जाएगा, आपको 16 सितंबर को हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब जानते हैं यहाँ पर 3 डेट आपको याद करना है। एक तो ओजोन परत संरक्षण दिवस पर्यावरण में पूछेगा, और एक पूछेगा जानते हैं क्या, 22 मार्च के बारे में पूछेगा, मार्च, 22 अप्रैल, और एक पूछेगा 22 मई के बारे में पूछेगा, मई के बारे में। तो देखिए यहाँ पर मनाते हैं विश्व जल दिवस, विश्व वर्ल्ड वाटर दिवस मनाते हैं, विश्व जल दिवस। अच्छा 22 मार्च को ही बिहार दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं, बिहार दिवस मनाते हैं। तो बिहार के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। और 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं, पृथ्वी दिवस, अर्थ डे, पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और 22 मई को क्या मनाते हैं, जैव विविधता दिवस। पृथ्वी पर अलग अलग जंतु रहता है ना, उसी को लेकर जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी डे मनाते हैं। अब जानते हैं ये सब 22 वैसे अब एग्जाम में गड़वा जाएगा, तो याद करने का तरीका
कि पहले चलिए कहाँ, पानी में चल गए। पानी के बाद कहाँ आना है, ज़मीन पर आना है। अच्छा, ज़मीन पर क्या होगा, पेड़ पौधा, क्या होगा, पेड़ पौधा। तो पानी मतलब जल दिवस, और उसके बाद क्या, आपको ज़मीन हो गया तो क्या हो गया, पृथ्वी दिवस, और फिर क्या हो गया, पेड़ हो गया तो क्या हो गया, जैव विविधता दिवस। मतलब ये हो गया कि 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई। तो पहले मार्च आता है, तो 22 मार्च हो गया, तो पहले कहाँ, आपको पानी में चलना है, तो 20 जल दिवस हो गया। फिर कहाँ आना है कि पानी के बाद बाहरी आना है, तो ज़मीन पाएंगे, तो 22 अप्रैल को क्या हो गया, आपको पृथ्वी दिवस हो गया। अब फिर कहाँ आना, आपको बाहरी आना है, उस पर सॉरी, पहले जल में, जल के बाद बाहरी आए तो पृथ्वी दिवस हो गया। अब फिर जब पृथ्वी में पेड़ पौधा हो जाएगा तो मनाएंगे कुछ जैव विविधता दिवस मनाएंगे, तो हमारा हो जाएगा, यही हो गया। एक और याद कर सकते हैं, 21 जून को, 21 जून को क्या होता है, आपको मनाते हैं इंटरनेशनल योगा डे। इंटरनेशनल योगा डे मतलब बोल सकते हैं कि वैश्विक, बोल सकते हैं इसे हिंदी में क्या बोल सकते हैं, योगा ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, योगा ही बोलते हैं। विश्व योगा दिवस मनाते हैं, इसको आप ध्यान रख सकते हैं ना। बाकी को 2 फरवरी बता चुके हैं, वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाते हैं, है ना। तो ये हो गया, तो इतना इसमें आपको था। अब देखिए, इतना अगर आपने ध्यान सुना है तो इसमें हम एक चीज़ आपको पूछते हैं, आप बताइएगा, ठीक ना। तब तो पता चला कि आपको क्वेश्चन मतलब ऐसे देख रहे हैं कि खाली नहीं चल रहे। आपको बताना क्या है ना, किसके लिए क्या है, वाटर लॉगिंग, क्या बोले आपको, वाटर लॉगिंग की आवश्यकता पड़ता है। वाटर लॉगिंग कौन सा फसल के लिए क्या आपको आवश्यक पड़ता है, ठीक है। साथ ही ये भी बताइएगा कि लेसन कैसा रहा, बोरिंग रहा, इसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है, या इसमें और कुछ इंक्लूड किया जाए, कम डिस्कशन हुआ, ज़्यादा डिस्कशन हुआ, 5 क्वेश्चन ठीक है, या आपको कम क्वेश्चन लेके ज़्यादा बताएं, जैसा बोलिएगा जैसा हम करेंगे, ठीक है ना। इसका आप MCQ अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो जा करके आपको द सिलेक्शन गुरु एप्लीकेशन पर टेस्ट सेक्शन में उसको अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।